हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम लोग को पढ़ना है कि जो हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में ही पढ़ा था, किंगडम के बारे में पढ़ा था, स्पेसीज के बारे में पढ़ा था, बाकी सभी चीज़ें पढ़ी थी। अब हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। ये मतलब कम से कम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि टॉपिक बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ याद करने वाला ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन आप ध्यान से एक बार सुनेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे और यहाँ से माइनस मार्किंग भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जो गलत हो सकते हैं आपसे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा पूरे लास्ट तक। और सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने बोला कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है, हमें क्लासिफिकेशन करना है, और हमें पता है क्लासिफिकेशन के लिए हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करना पड़ेगा, प्लांट का स्टडी करने पड़ेगा। उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर सके। लेकिन इन देखिए, एनिमल्स के इन्फॉर्मेशन को गैदर करना थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि वह एक छोटे लेवल के होते हैं, वो एक बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन प्लांट की बात करें तो प्लांट को पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके लिए आपको जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग प्लांट की स्टडी को लैब में कर सकते हैं। तो हम लोग किस तरह से प्लांट को स्टडी किया जाता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। इससे अब हम बात करते हैं हर्बेरियम की। देखिए, मैं आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में प्रैक्टिकल भी किया होगा कि कोई प्लांट होता है, जैसे मस्टर्ड का प्लांट होता है, उसको हम लोग लेते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करके अपने बुक में, अपने नोटबुक के फ्रंट पेज पर चिपका देते हैं। फिर उसमें जैसे लीव्स हो गया, उसके स्टेम हो गए, इन सब चीज़ों को बस हम लोग नेमिंग करते हैं वहाँ पे प्लांट के, रियल प्लांट को चिपका करके। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो प्लांट है उसको प्रेस किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको पेस्ट कर दिया जाता है। सेम हर्बेरियम शीट में भी इसका वही कॉन्सेप्ट होता है, बस यहाँ पर आपके नोटबुक की जगह हर्बेरियम शीट रहता है, जिसका आपका नोटबुक समझ लीजिए A4 साइज का है, लेकिन हर्बेरियम शीट जो होता है 11.5 इंटू 16.5 इंचेस का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद कीजिएगा। 11.5 से 16.5 हर्बेरियम शीट का डायमेंशन होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लांट की स्पीसीज को लेते हैं, छोटे प्लांट को लेते हैं, वहाँ पे उसको ड्राई प्रिजर्व करके पेस्ट कर देते हैं, और उसके साथ साथ उसके बोटेनिकल नेम को, उसके इंग्लिश नेम को, देखिए ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि हम लोग क्या क्या लिखते हैं। यह पूछ सकता है आपसे। आपको बोटेनिकल नेम लिखना है, उसका उसका इंग्लिश नेम लिखना है, उसका लोकल नेम भी लिखना है, जिस जगह पे वो प्लांट पाया गया वहाँ किस नाम से उसको बुलाया जाता है, उसका नाम भी लिखना है। उसके बाद आपको जो इसका रिसर्चर है, जो इसका ऑथर है, उसका भी नाम, मतलब कलेक्टर नेम को भी लिखना है वहाँ पर। तो इस तरह से आप अपने हर्बेरियम शीट को एक पेज को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको रिसर्च के लिए या कहीं शो करने के लिए जहां भी जाने की ज़रूरत है, वहां जाके इसको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप हर्बेरियम शीट को क्विक रेफरल की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को अपने रिसर्च को दिखाना है, किसी को प्लांट को दिखाना है कि हमने ये डिस्कवर किया है, या मुझे लग रहा है ये नई डिस्कवरी है, तो आपको वहाँ पे हर इंसान को शो करने के लिए लाना नहीं पड़ेगा कि प्लांट को सामने खड़ा करके उसको दिखाएं ये प्लांट है। आपको अपना हर्बेरियम शीट बस ले जाना है अपने साथ और उसको दिखाना है, वो आपसे समझ जाएगा। तो इसलिए ये क्विक रेफरल हो गया। और हर्बेरियम शीट को एक हाउस में कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि पूरे उस एरिया के जितने रिसर्च हैं सब एक जगह पे आ जाएं, जिससे स्टडी आसान हो जाए। तो इसलिए हर्बेरियम हाउस में इसको रखा भी जाता है, और इसको ड्राई गार्डन भी बोलते हैं। इससे स्टडी आसान हो जाती है, इसलिए हम उसको क्विक रेफरल सिस्टम भी बोलते हैं। सो आई होप आपको हर्बेरियम शीट के बारे में समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बस इसमें ऐसी डायमेंशन ही ऐसी चीज़ें जो आपको याद नहीं होती है, भूलती है, तो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस होता है। और क्या क्या लिखना है, बोटेनिकल नेम लिखना है, इंग्लिश नेम लिखना है, और कलेक्टर नेम लिखना है, और लोकल नेम लिखना है। ये चार चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हर्बेरियम शीट में क्या हुआ कि प्लांट को ड्राई एंड प्रिजर्व कर दिया गया। लेकिन जब बोटेनिकल गार्डन की बात करते हैं, बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्लांट लिविंग होते हैं। प्लांट को ड्राई या प्रिजर्व ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लांट को लगाया जाता है, बस वहाँ पे क्या होता है, वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है। उस प्लांट के ऊपर उसके केवल बोटेनिकल नेम ही लिखे होते हैं। हालांकि कॉमन लिखने का कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बोटेनिकल नेम ही लिखे होते हैं। और वहाँ पे जो कि ये आपको, आप मेन उसका यूज क्या है, आप आइडेंटिफाई कर सकें कि यह प्लांट कैसा दिखता है, बस इतना ही बता सकता है बोटेनिकल गार्डन आपको। तो वहाँ पे आप उसके नाम लेबल किए रहेंगे, और साइंटिस्ट के नेम भी रहेंगे। साइंटिस्ट के नेम
फैमिली के नेम और उसके बोटेनिकल नेम भी रहते हैं। बस ये 3 चीज़ें रहती है, वो याद होनी चाहिए क्या क्या रहती है। तो कुछ ऐसे बोटेनिकल गार्डन हैं इंडिया में या वर्ल्ड में जो काफ़ी फेमस है, उनको आपकी एनसीईआरटी लिखती है, तो उनके बारे में तो कंफर्म आपको याद होना ही चाहिए। और बाकी चीज़ों के बारे में याद करना पड़ता है, क्योंकि जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो बोटेनिकल गार्डन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो वहाँ आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन क्लास 11th के बिहाफ पर आप अभी कुछ गार्डन के नाम याद कर लीजिए। जैसे हमारा क्यू हो गया जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, फिर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। ये सब तीनों चीज़ें, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं, वो लखनऊ में लोकेटेड है, इंडिया में। लखनऊ इतना तो पता होगा। फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो कि मुंबई में इंडिया में है, कोलकाता। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में इंडिया में कोलकाता में है। फिर क्यू जो कि इंग्लैंड में है। तो आई होप आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, आप याद कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी यह है, अवेलेबल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम सिंपल सी बात है, म्यूजियम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि प्लांट ही रखना है। म्यूजियम में प्लांट एनिमल दोनों रखे जाते हैं, ये लिविंग भी होते हैं, डेड भी, दोनों हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। इसमें क्या जाएगा कि प्लांट केमिकल में इनको प्रिजर्व किया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। हालांकि इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट को सबसे पहले क्या कलेक्ट किया जाएगा, फिर किलिंग की जाएगी, फिर उनको पिन कर दिया जाएगा। इस तरह से उनको भी प्रिजर्व किया जाता है। एनिमल म्यूजियम के बिहाफ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। हालांकि म्यूजियम हमारे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या जनरल म्यूजियम भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं अपने रिसर्च या स्टडी के लिए। तो ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं। इसके एनिमल के स्केलेटन भी रखे रहते हैं। जो बड़े एनिमल्स हो गए उनको स्टफ्ड करके प्रिजर्व किया जाता है। स्टफ मतलब उनके विसरा को, उनके इंटरनल और उनको निकाल करके दूसरे मटेरियल जो कि इन्फेक्शन को इंक्रीज न करें या उनको प्रिजर्व करके रखें, फिल करके उनको रखा जाता है म्यूजियम में, जिससे आप उनके मॉर्फोलॉजी को, एक्सटर्नल अपीयरेंस को पढ़ सकें। ये म्यूजियम हो गया। उसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क। ये तो आपको सबको पता होगा जू के बारे में, क्योंकि ये कॉमन से। जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं हम लोग, एनिमल्स को रखते हैं। एनिमल्स को हम कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड करें। हैबिटेट मतलब होता है उनके सराउंडिंग का एरिया ऐसा प्रोवाइड करें जो कि उनके नेचुरल, जहाँ वो पहले रहते थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, जो उनके सराउंडिंग था रियल वाला, वैसा ही मैच करता रहे। जूलॉजिकल पार्क का फ़ायदा क्या होता है, हमें एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है उसकी हैबिट क्या है, वह क्या खाता है, उसका ब्रीडिंग टाइम क्या है। काफ़ी चीज़ें हम लोग मतलब समझिए उनके साथ रह करके उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल के साथ रह करके एनिमल के बारे में पता कर पाते हैं। तो ये हो गया जूलॉजिकल पार्क। ये इंटरेस्टिंग भी होता है, ये काफ़ी इनकम भी इम्प्रूव करता है कंट्री का, जीडीपी में काफ़ी रोल प्ले करता है। ये सब चीज़ें साइड की हो गई, लेकिन नॉलेज के लिए, मतलब आपके बोटेनिक्स के लिए ये काफ़ी रोल प्ले करता है, जिससे हमें पता चले कि प्लांट एनिमल का बिहेवियर क्या है और हम उसके लिए काम कर सकें। जैसे टाइगर के लिए टाइगर प्रिजर्वेशन करना है या टाइगर्स को बचाना है किलिंग से, तो उनके बिहाफ में पता होना चाहिए वो कौन सा इन्वायरमेंट को प्रेफर करते हैं, जिससे हम लोग फॉरेस्ट में प्रोवाइड करवा सकें, जिससे कि एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो पाए। तो ये हमारे जूलॉजिकल पार्क के बारे में हो गया। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है, सो प्लीज़ फोकस रहिएगा। हम बात करते हैं की के बारे में। तो की समझिए एक एनालिटिकल प्रोसेस है, जिससे हम लोग यस नो या चॉइस अनचॉइस कर करके हम यह आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वह प्लांट, वह एनिमल किस ग्रुप का है। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं फ्लावर कलर की, कोई प्लांट है, देखिए फ्लावर कलर मेरे समझिए की, समझिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि समझिए आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टिक करना है कि ये चीज़ें क्या है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में आप पहुँच जाएंगे कि वो क्या है। जैसे देखिए समझिए, मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि एक फ्लावर का कलर है, फ्लावर कलर मान लीजिए रेड और येलो हो सकता है। तो आप वहाँ पे जो आपका फ्लावर है वो या तो रेड होगा या तो येलो होगा। तो अगर रेड है तो रेड पे टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो इस तरह से प्लांट का क्लासिफिकेशन आपका इजी तरीके से हो जाएगा। और जो ये की है, जो ये देखिए फ्लावर कलर एक आपका की हो गया जिसको हम यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन जो फ्लावर का रियल कलर, मान लीजिए ये रेड है, ये येलो है, उसको बोलते हैं लीड, क्योंकि यह उसमें ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन एक हो गया की, लेकिन उसके जो डिफरेंट ऑप्शन हैं वो हो गए लीड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं की और लीड क्या होता है, यह हो गया।
और हर टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए, जैसे हर किंगडम के लिए, स्पीसीज के लिए, फैमिली के लिए, जीनस के लिए अलग अलग की के सेपरेट टेक्सोनॉमिक की होते हैं जिनसे हम लोग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया की के बारे में। की सिंपल फॉर्म में एक बुकलेट है जो करेक्टर का अल्टर लिस्ट कंटेंट करता है। इसमें अल्टरनेट करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे टॉलनेस तो डॉर्फनेस, तो ऐसे अपोजिट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक होंगे जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है, एक छोड़ना है। आप ऐसे सेलेक्ट अनसेलेक्ट करते करते आप फाइनल में उस क्लास को क्लासीफाई, उस ग्रुप को क्लासीफाई कर पाएंगे कि उसको, इस प्लांट को किस ग्रुप में रखना चाहिए मुझे। सो कि एक एनालिटिकल नेचर का होता है यह। सो आई होप आपको की के बारे में समझ में आया होगा। आप प्लीज़ आप इसको 1 या 2 बार रीडिंग लगा लीजिएगा एनसीईआरटी से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 3 चीज़ें आती हैं, देखिए कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ। इसमें शायद फ्लोरा आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा, लेकिन वह फ्लोरा नहीं है। फिर बात करते हैं कैटलॉग भी क्लिक कर रहा होगा। कैटलॉग मतलब सिंपल सा, जिस तरह से आप जाते हैं किसी बुक स्टोर पर, आप बोलते हैं, आप मान लीजिए आपका नया नया एडमिशन एमबीबीएस में हो गया, आप वहाँ पे जाएंगे एमबीबीएस की बुक लेने, तो आप बोलेंगे एमबीबीएस का कैटलॉग दिखा दीजिए, मतलब एमबीबीएस में जितने बुक्स होते हैं सब आप दिखा देंगे, मैं उसमें से चूज करूँगा मुझे किस ऑथर का चाहिए। तो यही होता है कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है, जितने भी बोटेनिकल के बुक्स बने रहते हैं वो सभी बुक्स लिखे रहते हैं, उनके साइड में उनके ऑथर के नाम भी लिखे रहते हैं, उसके बगल में किस पब्लिकेशन का वो बुक है वो भी लिखा रहता है। मतलब एक बुक की जितने भी बुक है बोटेनिकल से रिलेटेड उसकी समरी होती है कैटलॉग, जिससे कि आपको चूज कर सकते हैं मुझे कौन से बुक के बारे में पढ़ना है, कौन से प्लांट के बारे में पढ़ना है, मुझे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। मतलब बुक का टाइटल रहता है, ऑथर का नाम रहता है और पब्लिकेशन रहता है कैटलॉग में। फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, बस वो बताता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कि किसी प्लांट के स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका रियल अकाउंट कितना है, कितने हैबिटेट है उस प्लांट, इस किसी हैबिटेट में उस प्लांट के कितने पौधे हैं, कितने पेड़ हैं, वो मतलब कितनी संख्या है, ये सब चीज़ें बताता है कौन, फ्लोरा। किसी पर्टिकुलर एरिया में ये सब चीज़ें आपको पता होगा, उसके नेम और इंडेक्स को भी कंटेंट करता है। मैनुअल की बात करें, देखिए मैनुअल जो हो गया सिंपल सी भाषा में, वह किसी भी एरिया में जो भी स्पीसीज पाया जाता है उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। जो सिंपल में दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ये मैनुअल्स हो गया, ये चीज़ आपको याद करनी है, ये डिफरेंस के तौर पे ऑप्शन में रखता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मैनुअल्स होते हैं वो स्पीसीज के नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में जो फाउंड जाते हैं, पाए जाते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। लेकिन मोनोग्राफ की बात करें तो किसी सिंपल एक टेक्सॉन की स्टडी को मोनोग्राफ करते हैं। मोनोग्राफ केवल एक ही टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। सो कैटलॉग मतलब बुक की समरी है, वो जितने बुक पब्लिश हुए हैं उनके नाम, ऑथर और ये सब पब्लिकेशन का नाम। फ्लोरा में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मालूम चलेगा किस हैबिटेट में कौन से प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। मैनुअल्स में आप आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सॉन के बारे में स्टडी करते हैं। सो आई होप आपको टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीसीज के बारे में। मैं स्पीसीज के बारे में भी यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। स्पीसीज, देखिए स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट होता है, आप देखिए ये चीज़ें शायद एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको जानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजिकल के बेस हैं, तो बायोलॉजी के बेस को तो पता होना ही चाहिए आपको। हालांकि साइंटिस्ट का नाम आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अर्नेस्ट मेयर को इग्नोर मत कीजिएगा, जो अभी साइंटिस्ट में बताने जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज में, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो जॉन रे ने दिया था, लेकिन अगर बात करें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज तो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। इनके द्वारा स्पीसीज उसे बोलते हैं वह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और इंटरब्रीड करके ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे जो खुद फर्टाइल हो, उसको बोलते हैं स्पीसीज। मतलब अगर कोई ग्रुप इंडिविजुअल का अगर आपस में इंटरब्रीडिंग कर पाता है लेकिन तब भी वो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो फर्टाइल नहीं होता है, तो वह एक स्पीसीज नहीं होगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कौन से केस में होता है, तो आपको पता होगा, आपने म्यूल को देखा होगा। जो म्यूल होता है, अभी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ पे भी पढ़ेंगे कि म्यूल डंकी एंड हॉर्स के इंटरब्रीडिंग से होता है, लेकिन ये जो म्यूल होता है वो खुद इनफर्टाइल होता है, इसलिए म्यूल कोई ये हॉर्स एंड डंकी कोई स्पीसीज सेम स्पीसीज नहीं होते हैं, क्योंकि जो इनका ऑफस्प्रिंग है वह फर्टाइल नहीं है। ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए इन्होंने इंटरब्रीडिंग को यूज किया,
जरूरी नहीं है हर एनिमल या हर ह्यूमन बीइंग फर्टाइल हो, कुछ स्टेराइल भी हो सकते हैं, कुछ मेल फीमेल स्टेराइल भी हो सकते हैं किसी केस में। तो क्या ये स्पीसीज नहीं कहे जाएंगे? ये इनका ड्रॉबैक था, ये इनकी गलतियां थी जो कि जिससे उन्होंने इंटरब्रीडिंग को यूज किया। तो ये चीज़ें मिस्टेक होनी ही थी। और कुछ ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वहाँ पे तो सवाल ही नहीं होता इंटरब्रीडिंग करने का। तो वो कैसे डिवाइड कर पाएंगे वहाँ पे कौन से स्पीसीज का है? ये इनके ड्रॉबैक थे। लेकिन देखिए ऐसा है, है कि यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन यही अभी तक एक ऐसा मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कोई सेम स्पीसीज का है कि नहीं है। लेकिन ये सिंपल स्पेसिस की बात हो गई। जब हम टेक्सोनॉमी स्पेसिस की बात करते हैं तो टेक्सोनॉमिस्ट कभी भी इंटरब्रीडिंग का हेल्प नहीं लेते हैं, वह केवल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का ही हेल्प लेते हैं स्पीसीज को डिटरमाइन करने में। तो जितने ज़्यादा कैरेक्टर मैच करेंगे वो सेम स्पीसीज में नहीं रहेंगे, और नहीं करेंगे तो डिफरेंट स्पीसीज में रहेंगे। ये सिंपल सा बेसिस है स्पीसीज को क्लासिफाई करने का टेक्सोनॉमी के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लोगों ने गोभी को देखा होगा तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं फूल गोभी, पात गोभी, मतलब कॉलीफ्लावर, कैबेज, एक नोल खोल भी होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ग्रीन रंग का होता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब देखिए एक ही स्पेसिस ब्रेसिका ओलेरिया की ही है। हालांकि डिफरेंट हमारे सब्जियां डिफरेंट हैं, लेकिन ये एक ही स्पीसीज को बिलोंग करती है, क्योंकि इनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर काफ़ी सेम करते हैं, काफ़ी मैच करते हैं। तो अगर हम मेयर के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये तीन अलग अलग स्पेसीज हो गई, लेकिन अगर टैक्सोनॉमी के यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये एक ही स्पेसीज हो गई। तो इस तरह से दोनों का डिवीजन होता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम बात करें, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे लॉजिकल आते हैं कि हम कभी भी टेक्सोनॉमी के ग्रुप बनाने में मैक्सिमम चांस में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर को। तो ऐसा क्यों होता है? इसका सेम सिंपल एक ही रीज़न है कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है वह वेरिएबल बहुत कम होता है, उसमें चेंजेस बहुत जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है उसमें इन्वायरमेंट के बिहाफ पर चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए हम लोग जो ज़्यादा स्टेबल है उसको यूज़ करते हैं स्पीसीज में क्लासिफिकेशन के लिए। इसलिए हम लोग रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज़्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैं अपने अलग वीडियो में आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में हमारा होगा हिस्ट्री ऑफ द, किस तरह से, देखिए अगला लेक्चर आपका चलेगा हिस्ट्री ऑफ द टेक्सोनॉमी। कौन कौन कैसे रिसर्च किया, कैसे कैसे क्लासेस बनाई गई, जो ये सब हम पढ़ते हैं, किंगडम या हम लोग ये पढ़ते हैं ना फंगी, एल्गी, बैक्टीरियोफेज, ये सब चीज़ें कैसी बनी, वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।